जैसे इसके पहले हम अध्याय 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग अध्याय 5 में पूरे अध्याय को एक साथ हम कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लंबे वीडियोज देखने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का प्रयास भी किया हूँ। आप यहाँ देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से या इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कि 5 पाठ जो है अध्याय 5 है इस पॉलिटिकल साइंस के, जो पाठ का नाम है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। तो इस संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं में आपको हम मात्र 2 बातों पे ही ध्यान दिलवाएंगे, 2 बातों पे ही फोकस देंगे। वह 2 बातें आपके लिए यहाँ पे प्रमुख है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रमुख नीतिगत निर्णय जो है वह नीतिगत निर्णय लेने की क्या क्या पद्धतियां होती है, इन पद्धतियों के बारे में आपसे बातें करेंगे। पुनः इसके बाद हम देखेंगे कि मंडल आयोग, यानी कि जिसे आप इसके पहले सुनेंगे या सुने होंगे कि मंडल का मंडल वापस जाओ के नारे जो थे भारत में एक समय गूंज रहे थे, और इतने गूंजे थे कि ये भारत के लिए एक तरह आप कहें तो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। अर्थात बीपी मंडल के जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट के माध्यम से इस मंडल आयोग का गठन जो किया गया, तो इस पे हम फोकस करेंगे, इन बातों पे हम विचार करेंगे। और ये आपके पाठ्य पुस्तक के लिए और आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों पे थोड़ा आप गौर करेंगे और समझेंगे कि ये सारी बातें जो है ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप नीचे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपको और लाभ हो सकते हैं कि मेरे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसके तुरंत नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। तो हम इस पे आज बातें करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि जो संसदीय लोकतंत्र है, वो संसदीय लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा यह निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और इस निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता के बदले वे जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं शासन संचालन का कार्य करने का काम करते हैं, क्योंकि जनता उसे चुनकर भेजती है, शासन करने के लिए ही भेजती है। तो जनता जब उसे चुन के शासन करने के लिए भेजती है तो शासन करने का ही काम करते हैं। लेकिन वे प्रशासनिक और हम कहें यहाँ कि प्रशासनिक जो भी कार्य होते हैं, वैसे कार्यों को निर्वहन या निर्धारित सीमाएं जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं, वैसे सीमाओं एवं संस्थाओं के साथ जो संरचनाएं होती है, वैसे संरचनाओं के अंतर्गत ही उनको काम करने की छूट दी गई है या काम करने का अधिकार दिया गया है। नीतिगत निर्णय जो उनके साथ लेने की बात है, तो नीतिगत निर्णय उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक दायित्व बन जाता है, और इतना महत्वपूर्ण दायित्व उनके लिए बनता है जिस दायित्व के रूप में अगर आप कहेंगे कि इस दायित्व का निर्वाह वे संस्थागत रूप से, अर्थात वे अतिक्रमण या जो अतिक्रमण करने की स्थिति आता है, वे अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। जितना उनका दायित्व होता है वह दायित्व के हिसाब से ही उस कार्यों को करने का वे संकल्प लेते हैं या कार्य करने की वे इच्छा भी प्रकट करते हैं। इस तरह से आपको यहाँ इस पाठ के माध्यम से जानकारियां मिलेगी कि इस संबंध में कुछ यहाँ अगर प्रश्न होंगे तो प्रश्न उपस्थित निश्चित हो जाते हैं उनके कार्यों के दायित्वों के संदर्भ में। जैसे हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे कि जैसे नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार अगर पूछा जाए तो किसका है, या एक प्रश्न हम लोग के बीच में खड़ा होता है कि नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार किसको है, कौन नीतिगत निर्णय ले सकता है। या हम कह सकते हैं ऐसे भी कि इस निर्णय की प्रक्रिया जो भी होती है, नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रियाएं जो भी होती है, ऐसे प्रक्रियाओं के संदर्भ में या ऐसी प्रक्रियाएं जो होती है, कौन कौन से लोग या किस किस तरह के लोग जो होते हैं और कैसी संस्थाएं इस नीतिगत निर्णय लेने के लिए शामिल हो सकती है। या इसके बाद अगर हम देखें कि इस प्रकार के जो अगर नीतिगत निर्णय होते हैं, ऐसे नीतिगत निर्णय के क्रियान्वयन करने के लिए किन लोगों और किन संस्थाओं के द्वारा यह किया जा सकता है, या नीतिगत निर्णय जो होते हैं इससे संबंधित अगर विवाद किसी प्रकार का होता है तो वैसे विवाद का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, उस विवाद का समाधान कैसे हो सकता है, किन किन परिस्थितियों के माध्यम से आप यह भी देखेंगे किन किन जो परिस्थितियां हैं व्यक्तिगत रूप से और किस संस्था के माध्यम से, जैसे नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार किस प्रकार उनको और किस संस्था को दिया जा सकता है। नीतिगत निर्णय के क्रम में यह भी बात एक उल्लेखनीय बन जाता है कि अगर हम देखें कि लोकतांत्रिक सरकार के जो लोकतांत्रिक सरकार यहाँ निर्धारित की जाती है, तो लोकतांत्रिक सरकार के
अंतर्गत नीतिगत निर्णय लेने, उन्हें क्रियान्वित करने और क्रियान्वित करने के बाद यहाँ नीतियों के जो संचालित होते हैं या नीतियों से संबंधित जो विवाद होते हैं, वैसे विवादों के निदान के लिए जो संस्थाएं होती है उसकी संरचनाएं किस प्रकार की होती है, यह भी बात हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। पुनः छात्रों, यहाँ हम देखेंगे कि प्रत्येक संस्था जो होती है, प्रत्येक संस्था को अपने निर्धारित कार्य जो होते हैं या निर्धारित एक तरह से सीमाएं उनके लिए निर्धारित कर दी जाती है, जिन सीमाओं में उन्हें बांधा जाता है और उन सीमाओं के अंतर्गत ही संस्थाएं अपनी कार्य को संपादित कर पाती है। उन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकती है। अगर वो सीमाओं से बाहर जाती है तो उसे एक तरह से सामाजिक उल्लंघन भी मानने की जिम्मेवारी उनके ऊपर चला जाता है। पुनः आप यहाँ देखेंगे कि उनके द्वारा जो भी संस्थाएं होती है, उस संस्था को अपनी जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में जिससे निर्धारित दिशा और जो भी उनके लिए निर्धारित दिशा दे दिए जाते हैं और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में वे संस्थाएं कार्यरत हो सके। तो इस क्रम में यहाँ कई तरह के और महत्वपूर्ण, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े होते हैं कि नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त होता है, यह बात हमें जानने की जरूरत है। फिर हम देखेंगे कि नीतिगत निर्णय क्रियान्वयन किस प्रकार से, अगर नीतिगत जो भी निर्णय होते हैं उसको क्रियान्वित किस प्रकार से किया जा सकता है, यह भी बात हम लोगों के लिए दूसरा प्रश्न के रूप में जानने की जरूरत है। इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाले कई तरह के विवाद होते हैं। ऐसे विवादों का निर्धारण अगर हम करें, विवादों का निर्माण करें, तो यहाँ विवादों के निर्णय के अधिकार किसे प्राप्त किया गया है, किसे ऐसे विवादों के निर्णय करने की अधिकार दिए गए हैं। इन कार्यों का संपादन अगर क्रमशः देखेंगे कि विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इन तीनों बातों को हम समझेंगे अलग अलग ढंग से। तो इसके लिए अगले सीरीज में भी हम देखेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन यहाँ मंडल का मंडल आयोग की बात जो हम देखेंगे, इसमें भी हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जरूर समझेंगे कि यह आखिर में कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है। इन तीनों महत्वपूर्ण जो हमारे संवैधानिक आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, यह संवैधानिक आधार स्तंभ है। इसके माध्यम से कई बातें हम लोग के बीच में उपस्थित होता है। तो इस अध्याय में हमें बहुत तरह की बातें और जानने के लिए अवसर मिलेंगे। तो हम इस पे विचार करेंगे अभी कि जो पहला यहाँ हम बिंदु दिए हुए हैं कि प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने की जो पद्धति होता है, इस पद्धति के संदर्भ में तो नीतिगत निर्णय के जो भी पद्धति होते हैं, तो इस पद्धति में अगर हम विचार करेंगे कि नीतिगत निर्णय की पद्धति जो है, इस पद्धति के संदर्भ में अगर हम यहाँ देखेंगे कि इसके कई स्तर होते हैं। नीतिगत निर्णय लेने की पद्धति जो होती है, इस पद्धति के कई स्तर होते हैं, इसके कई स्टेज बांटे गए हैं। इस स्तरों में अगर हम देखें कि विभागीय मंत्री के निर्णय जो भी होते हैं, जिस विभाग के जो मंत्री बना दिए जाते हैं, उनके निर्देश के अनुसार विभाग का किसी भी प्रकार का अगर पदाधिकारी होते हैं, तो किसी भी विभाग का कोई पदाधिकारी उसे लागू करने के लिए जो कार्यालय होते हैं, कार्यालय के लिए यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम हम कह सकते हैं, कार्यालयीय ज्ञापन के रूप में, ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में यह जो होता है जारी करने का काम कर सकते हैं। फिर आप इस प्रकार का अगर निर्णय अकेले उस पदाधिकारी अथवा मंत्री को हो ही नहीं सकता है। मंत्रिमंडल अगर हम देखें कि मंत्रिमंडल अगर इस तरह के जो नीतिगत निर्णय होता है वह लेती है, अकेले ही भले वह नीतिगत निर्णय लेती है, जिसे संसद की स्वीकृति और राष्ट्रपति का अनुमोदन उसमें प्राप्त होता है, क्योंकि वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अकेले करने के साथ वह अगर निर्णय लेते हैं तो उसमें संसद की सहमति होना चाहिए और राष्ट्रपति का भी यहाँ स्वीकृति प्रदान होना चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा भी उसे अनुमोदित किया जाना चाहिए। जब तक यह संसद की सहमति नहीं होगा और राष्ट्रपति का अनुमोदन नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह के निर्णय को लेने का अधिकार किसी भी मंत्री परिषद को या किसी भी कार्यालयीय ज्ञापन जो हम कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम में, यह लागू ही नहीं हो सकता है। इस प्रकार लिए गए जो निर्णय होते हैं, इस निर्णय में विभागीय मंत्री के निर्देश पर विभागीय पदाधिकारी द्वारा कार्यालय ज्ञापन के द्वारा जो जारी किया जाता है, लेकिन इसमें या इससे पूर्व अगर हम देखें, यह एक लंबी प्रक्रिया से इसे गुजरना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है कि आसानी से बस किसी एक व्यक्ति के निर्णय ले लेने से इसे लागू कर दिया जाए, क्योंकि इसे कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरने की दौर आता है, कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसमें और भी हम समझेंगे कि इससे और भी कई ढंगों से हम समझ सकते हैं, या एक उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि जैसे आप एक समय का
एक दौर याद रखिए, जैसे 13 अगस्त 1990 ईस्वी का बात अगर देखेंगे, 13 अगस्त 1990 ईस्वी में भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन में जैसे 13 अगस्त 1990 में जो कार्मिक जन शिकायत की बात आप समझते हैं, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के माध्यम से कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के माध्यम से, पेंशन मंत्रालय के माध्यम से आप कुछ बातों को समझेंगे तो इसमें आपको ज्ञात होगा कि यह एक कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो के कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान है या प्रशिक्षण विभाग है, उस प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव के जो हस्ताक्षर हुए, जिस हस्ताक्षर को हम ऐसे कह सकते हैं कि ओएम नंबर के रूप में हम समझ सकते हैं। एक ओएम नंबर यहाँ पे जारी किया गया, जिस ओएम नंबर का यहाँ संख्या इस प्रकार से था कि 36012, अगर हम इसको देखेंगे कि 36012, उसके बाद 3190, इस तरह से ओएम नंबर यह जारी किया गया था। इस ओएम नंबर का महत्व इतना ज्यादा था हमारे देश में, जो 1990 ईस्वी की यह घटना है, और इतना महत्वपूर्ण था जो पहले ही हमने इसका जिक्र किया था कि आप सभी के लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटा सा, लेकिन अगर कहा जाए कि दूरगामी महत्व का यह नीतिगत आदेश था। भले ही छोटा सा कहा जाए, लेकिन इसका बहुत ही दूरगामी महत्व था, और ऐसा दूरगामी महत्व था, उस तरह के यह आदेश लिया गया था, क्योंकि इस निर्णय के द्वारा जो अन्य पिछड़ी जातियां थी, उस अन्य पिछड़ी जातियों में आप देखेंगे कि उस जातियों में जैसे नौकरी के संदर्भ में 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। 1990 में अन्य पिछड़ी जातियां थी, तो अन्य पिछड़ी जातियां, उनके लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके पहले एससी और एसटी कैटेगरी के जातियों को आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन 1990 ईस्वी में जो यह ओएम नंबर इतना के माध्यम से जो प्रावधान लाया गया, इसमें अन्य पिछड़ी जातियां जो भी थी उनको 27% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इसलिए बात आपके लिए जानना जरूरी है कि 27% आरक्षण के लिए, जैसे उसे ही हम एसई बीसी के नाम से जानते हैं, जिसका आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, हम इसको कहते हैं एसई बीसी, यानी एसईबीसी के नाम से, जो बीसी तो आप समझते हैं बैकवर्ड कास्ट आप कह लेते हैं, लेकिन अगर एसईबीसी इसमें जोड़ दिया गया तो ये आपके लिए एक फुल फॉर्म जानना जरूरी होता है, जिसमें आप कह सकते हैं यानी सोशली आप कह सकते हैं, एस से सोशली हो गया, और एंड ई से इकोनॉमिकली हो गया, और बी से बैकवर्ड हो गया, और सी से कास्ट हो गया। यानी कि आर्थिक रूप से यहां सबसे पहले एस से सोशली, इस इकोनॉमिकली, बी से बैकवर्ड, सी से कास्ट हो गया। तो यहां सोशली का मतलब हो गया कि सामाजिक रूप से, यहां इकोनॉमिकली का मतलब हो गया कि आर्थिक रूप से, और यहां हो गया बैकवर्ड कास्ट, यानी कि जो पिछड़ी जातियां हैं उन पिछड़ी जातियों का देखा गया कि जो सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से पिछड़ी जातियां हैं, वैसे जातियों को 27% का आरक्षण देने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। यही मंडल कमीशन का सबसे एक तरह का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि इस ज्ञापन के द्वारा जो जारी किए गए, जारी होने के समय तक सिर्फ अनुसूचित जाति, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को ही आरक्षण का प्रावधान पहले से प्राप्त था हमारे संविधान के हिसाब से, लेकिन यहाँ इस ज्ञापन के बाद सामाजिक रूप से, और सामाजिक के साथ साथ देखेंगे आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए, जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, पिछड़ी जाति के लोग थे, वैसे श्रेणी में जो आने वाले लोग थे, उन लोगों को 27% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। और इन 27% स्थानों के साथ में जो श्रेणी के उम्मीदवार थे, उन्हें सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी जो इसके दायरे में आते थे वे प्रतियोगी होते थे, और जो इस दायरे से बाहर चले जाते थे वे इसके प्रतियोगी नहीं हो पाते थे, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट कहीं क्यों ना हो,
क्योंकि इसके लिए एक तरह का प्रावधान किया गया जिसे हम क्रीमी लेयर के रूप में भी कह सकते हैं। इसका जिक्र अभी हम करेंगे इसके तुरंत बाद कि क्रीमी लेयर कितना पे कैसे वर्णन किया गया और किस तरह से क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ उसे जानने से पहले हम मंडल आयोग के बारे में थोड़ी बातों को जान लेते हैं कि मंडल आयोग क्या था, मंडल आयोग का क्या नियम बना था और किस आधार पर मंडल आयोग को यहाँ पे लागू किया गया था। तो जो ऊपर हमने अभी बातों का जिक्र किया, तो उन सारी बातों के साथ हम देखेंगे कि यह जो एक ज्ञापन दिया गया एक लंबे घटना चक्र के अंतिम परिणाम हम कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ी एक घटना चक्र था और इसका एक अंतिम परिणाम यहाँ यह मंडल आयोग पारित किया गया भारत सरकार द्वारा 1979 ईस्वी में। अपडेट याद रखेंगे कि भारत सरकार द्वारा 1979 ईस्वी में एक कमिटी बनाया गया जिसे हम कह सकते हैं कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से हम जानते हैं। इसका गठन यहाँ स्वर्गीय बीपी मंडल, जो आज के डेट में नहीं है बीपी मंडल, तो बीपी मंडल के नेतृत्व में ही किया गया था। उन्हीं के नाम पर इसे मंडल आयोग का नाम दिया गया, मंडल आयोग कहते हैं। स्वर्गीय जो बीपी मंडल थे, इन्हीं के नाम पर इसे बीपी मंडल यानी मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे एक प्रश्न आपके लिए तैयार होता है कि मंडल आयोग इसे क्यों कहते हैं, तो स्वर्गीय बीपी मंडल के माध्यम से ही एक कमेटी का निर्माण हुआ था और इसीलिए उनके नाम पर इसे बीपी मंडल आयोग के नाम से अर्थात मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग की खासियत देखिए कि इस आयोग की सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो भी लोग थे, पिछड़ी जातियां थी, तो पिछड़े की पहचान के लिए एक तरह का मापदंड तैयार करने का दायित्व दिया गया था। इस आयोग के द्वारा उनके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की अनुशंसा भी करने को कहा गया था। इसके बाद इस आयोग ने 1990 ईस्वी में, क्योंकि 1979 में यहां इसका गठन हुआ, लेकिन 1979 के बाद आप देखेंगे कि 1980 ईस्वी में एक प्रस्ताव यहां लाया गया और एक प्रस्ताव लाया गया कि 1980 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन देकर भारत सरकार को इन्होंने समर्पित कर दिया कि जो प्रस्ताव इन्होंने तैयार किया था उस प्रस्ताव को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया और या समर्पित किया। इसका अगर हम कहें तो विभिन्न अनुशंसाओं में से एक अनुशंसा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% स्थान को आरक्षित करने का इसमें बात किया गया था। इस समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ, चर्चा हुआ, वाद विवाद हुआ और इस वाद विवाद में कई वर्षों तक इस पे वाद विवाद चलते रहा और इस वाद विवाद के द्वारा आयोग की अनुशंसा को लागू करने के लिए बहुत सारे सांसद और जो राजनीतिक दल थे उस सांसदों के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा भी मांग उठाई जा रही थी, जो वर्षों से पहले से ही उठाया जा रहा था इस बात को कि यहाँ पिछड़ी जाति के कुछ ऐसे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इस मांग को बहुत पहले से उठाया जा रहा था। तो यहाँ पे 1989 ईस्वी में देखेंगे कि 1989 ईस्वी में पुनः एक परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। 1989 ईस्वी में संसदीय निर्वाचन के समय में जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह बात शामिल कर लिया। जो जनता दल का चुनावी घोषणा पत्र था, इस घोषणा पत्र में इस आयोग के प्रतिवेदन को ही अपने प्रतिवेदन में को सत्ता में आने पर लागू करने का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया था। जैसे ही यहां देखेंगे कि निर्वाचन के बाद जनता दल की सरकार निर्वाचित हुई और जनता दल की सरकार बनी और जिसके प्रधानमंत्री के रूप में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को, यानी इसके प्रधानमंत्री जनता दल के पार्टी जो थी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए अर्थात वो प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ उन्होंने उसके बाद कई घटना चक्र यहाँ पे जारी होते हुए देखे जिस घटना चक्र को हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं, अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हम एक नंबर पॉइंट में कह सकते हैं, एक नंबर बिंदुवार हम इसे बिंदु में शामिल करेंगे कि नई सरकार द्वारा जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से यहाँ मंडल आयोग का जब अनुशंसा को लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की गई। दूसरी बात यहाँ है कि कांग्रेस जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थे
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 अगस्त 1990 ईस्वी को, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 6 अगस्त 1990 ईस्वी को, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 6 अगस्त 1990 ईस्वी को अपनी औपचारिक ढंग से या औपचारिक बैठक में इसे लागू करने के सभी निर्णय यहाँ जो था वह ले लिया गया। तीसरी बात यहाँ आई कि इसके अगले दिन प्रधानमंत्री, जो यहाँ मैंने अभी नाम रखा था श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, तो अगले दिन ही वे प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने एक वक्तव्य के द्वारा संसद के दोनों सदनों को इस आशय से, अर्थात इस आशय के मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना भी दे दी। तीसरी बात आपको देखने के लिए मिलेगा यह बात। इसके बाद चौथी पॉइंट को आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल जो था, मंत्रिमंडल के निर्णय को यहाँ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में भेज दिया गया, और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में भेज देने के बाद इस विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे, अर्थात मंत्रिमंडल जो था जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, तो कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आदेश का एक प्रारूप यहाँ तैयार किया गया, और यह केंद्रीय सरकार की तरफ से विभागीय मंत्री ने इसे स्वीकृति भी प्रदान कर दिया। जैसे ही इसे स्वीकृति प्रदान हुई तो संविधान जो संबंधित विभाग थे, संबंधित विभाग के एक अधिकारी द्वारा 13 अगस्त 1990 ईस्वी को, जो मैंने इसके पहले ही जिक्र किया था कि 13 अगस्त 1990 ईस्वी को यहाँ इस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया गया, और जिसे ओएम नंबर, यहाँ मैंने ओएम नंबर का भी जिक्र किया था कि 36/012 3192 के तहत इसे एक रूप दे दिया गया। पुनः आप यहाँ पाएंगे इस संदर्भ में कि केंद्रीय सरकार के इस निर्णय से या जो निर्णय हुआ, इस निर्णय के बाद कुछ समय तक देश भर में पूरे एक तरह से यह गर्मा गर्म चर्चित मुद्दा बन गया, और इस मुद्दे में इतनी गर्माहट थी कि अखबारों में देखेंगे, पत्र पत्रिकाओं में देखेंगे, और इस मुद्दे पर विभिन्न तरह के जो विभिन्न प्रकार के विचार थे, वह सारे विचार सामने प्रस्तुत होने लगे, और इस विचार में बहस जारी हुआ, और इतना बहस हुआ कि इसके विपक्ष में भी कई तर्क यहाँ दिए गए और पक्ष में भी कई तर्क देने की बात की गई। अर्थात जो इस आयोग का पक्ष लेते थे उनके पास भी कई प्रकार के तर्क थे, और जो इसका विपक्ष करते थे उनके पास भी कई प्रकार के तर्क थे। तो सभी के तर्क अपने अलग अलग ढंग से देने का या प्रस्तुत करने का यहाँ पे दावा किया गया, और देश के कुछ भागों में आप देखेंगे कि इस आयोग के माध्यम से जो नियम पारित किया गया, तो इसी वजह से देश के कई हिस्सों में दंगे की भी स्थिति उत्पन्न हो गई, और दंगे भी हुए, और कितने जान माल की घटनाएं भी घटित होने की स्थिति आ गई थी। क्योंकि इस सरकारी नौकरियों में यहाँ पाएंगे कि हजारों जो थे, हजारों अवसर प्रभावित होने जा रहे थे। यानी भविष्य के मैनिफेस्टो में, जैसे यह सरकार की मैनिफेस्टो था, और भविष्य में कई तरह के यहाँ सरकारी नौकरियों में जो संभावनाएं थे, उस संभावनाओं से कई विद्यार्थियों को वंचित होने की स्थिति आ रहा था, और सरकार ने इस निर्णय पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। और तीव्र प्रतिक्रिया होने के साथ सरकार के इस निर्णय के पक्ष वाले जो लोग थे, उन लोगों का कहना था कि भारतीय समाज में जातिगत असमानता के कारण आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत के जो समाज है, भारत का जो बनावट है, इसमें जातीय असमानता इस प्रकार से बनी हुई है कि जातीय असमानता होने के कारण यहाँ यह आरक्षण बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यह आरक्षण नहीं होगा तो जातीय समानताएं कभी आ नहीं सकती है, और क्योंकि इससे पिछड़े वर्गों को आगे आने का मौका ही नहीं मिल पाएगा, और पिछड़े वर्ग तभी आ सकते हैं कि जब जातीय असमानता है तो उनको एक तरह से आरक्षण का प्रावधान किया जाए, और आरक्षण दिया जाएगा तो ही वे किसी भी पद पे या किसी भी पद तक वो पहुंचने की हैसियत रख पाएंगे। क्योंकि जातिगत आधार की बात यहाँ छोड़िए, तो सामाजिक स्थितियों के लिहाज से आप देखेंगे तो सामाजिक रूप से अगर पिछड़े तबके के लोग हैं तो उन्हें ऊपर उठने के लिए कुछ अवसर सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो यह पक्ष वाले जो थे, इन लोगों का यह तर्क था। इसके साथ इन जातियों को अगर हम अब तक उपेक्षित की नजर से देखे हैं या अभी तक उपेक्षित होना पड़ा है, उन्हें सरकारी नौकरी में जो उचित प्रतिनिधित्व है वह प्राप्त ही नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे जातियों को सरकारी नौकरी में एक तरह से उचित प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, और उचित प्रतिनिधित्व तभी मिल सकता है कि जब उनके लिए विशेष एक आरक्षण का प्रावधान किया जाए, या जब तक नहीं होगा तो सरकार के इस निर्णय के अब फिर यहाँ पक्ष के बाद देखेंगे कि विपक्ष वाले भी अपने तर्क को प्रस्तुत कर रहे हैं। या विपक्ष वाले के तर्क हैं कि कई लोग, यानी जो लोग हैं, उन लोगों को
या तर्क के रूप में कहना था, या उन लोगों का यह मानना था कि यह सरकारी नौकरी के या सरकारी निर्णय के लोग सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं अर्थात पिछड़ी जाति के श्रेणी में नहीं आते हैं, अर्थात वे सामान्य श्रेणी के हो सकते हैं जो पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते हैं, तो वैसे लोगों को अब अवसर सीमित हो जाएंगे, क्योंकि जो नौकरी के अवसर हैं वैसे अवसर उनके लिए सीमित हो जाएंगे। और अधिक जो योग्यता रखने वाले लोग हैं तो योग्यता रखने वालों पर भी ये सरकारी नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वह ज्यादा योग्यता रख के भी वो बेरोजगार रहेंगे और कम योग्यता वाले वो नौकरी में चले जाएंगे। तो यहाँ ज्यादा योग्यता रखने वाले भी बेरोजगार रहेंगे और इससे उपेक्षा की नजर होगी। खासकर उनका यह भी मानना था, यह तर्क भी उन लोगों का था कि अब आर्थिक पिछड़ापन हर जाति में होता है। यह आर्थिक पिछड़ापन किसी बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट में ही नहीं होता है कि शेड्यूल कास्ट में आर्थिक पिछड़ापन है, बैकवर्ड कास्ट में आर्थिक पिछड़ापन है, तो यह हर वर्ग में होता है, हर समुदाय में होता है। तो आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही जब आरक्षण देना है तो सभी को आरक्षण दिया जाए जो आर्थिक पिछड़ापन की स्थिति में हो। लेकिन एक दूसरा तर्क यहाँ सामाजिक पिछड़ापन की बात थी। इसे जो तर्क देने वाले थे वो लोग सामाजिक पिछड़ापन की बात को यहाँ नहीं ला रहे थे, तो सिर्फ आर्थिक पिछड़ापन की बात हो रही थी। अतः कुछ जातियों तक ही या इसका लाभ सीमित रखना उचित नहीं माना जा सकता है। यह विपक्ष वालों का मानना था कि यह कुछ जातियों तक ही सीमित हो जाएगा जो आर्थिक रूप से वे पिछड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे जातियां जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं वे भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। और इस प्रकार से उनका यह भी तर्क था कि इस समस्त जो जातिवाद है तो जातिवाद को एक तरह से विशेष बढ़ावा मिलने का भी योगदान मिलेगा, क्योंकि जातिवाद का बढ़ावा मिल सकता है इस मुद्दे से। और इस तरह से इससे देश की एकता में, जो देश की एकता की बात की जाए, अखंडता की बात की जाए, सामुदायिक सहयोग एवं देश के प्राप्ति पर प्रतिकूल एक तरह से असर पड़ सकता है। और यह अच्छा है या बुरा है, हम इस बातों पे अपने विचार को तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इस योग्य है उसको यह आरक्षण मिलना चाहिए। इसका अगला सीरीज में हम दिखाएंगे कि ऐसे मांग जब लंबे समय से होते हैं तो इसका प्रतिफल तो अच्छा ही होता है, इसका प्रतिफल तो मिलता ही है, जिसका EWS के रूप में आप देखेंगे। इसका भी अगले सीरीज में हम जिक्र करेंगे कि यह मांग ही होता है कि मांग के आधार पर आपके शर्तों को पूरा करने का दायित्व सरकार के जिम्मे रहता है, सरकार उसको पूरा करना भी चाहती है। और इस प्रकार से इस संदर्भ में आपको यह जानकारी होगा कि इस तरह से यह विवाद कायम रहेगा, और इस विवाद का निदान अगर जटिल प्रश्न के रूप में कहा जाए तो हम लोग के समाज के बीच में निश्चित रूप से आएगा। अतः कुछ अगर हम कहें कुछ लोगों को, संस्थाओं को, या जो लोग होंगे या संस्थाओं होंगे, तो संस्थाओं ने सरकारी निर्णय के विरुद्ध यहाँ न्यायालयों में मुकदमा दायर भी कर दिया। अलग अलग ढंग से कई मुकदमे दायर किए गए। उन्होंने सरकारी जो आदेश थे, आदेश को लागू करने से रोकने और अवैध इसे घोषित करने के लिए यह न्यायालय में मांग उठाए। इसके बाद भारत ने सर्वोच्च न्यायालय, यानी भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है, जो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय ने जो अलग अलग तरह के मुकदमे दायर किए गए थे, सभी मुकदमे को एक साथ जोड़ दिया गया। और एक साथ जोड़ने के बाद इसे एक मुकदमा का नाम दिया गया, जिस मुकदमा का नाम आप इंदिरा सहनी बनाम अन्य, यानी कि इंदिरा सहनी एवं अन्य बनाम आप कह सकते हैं। इस मुकदमे का नाम में इंदिरा सहनी अन्य बनाम भारत सरकार, यानी भारत सरकार के निर्णय था, तो भारत सरकार के निर्णय के खिलाफ में इस मुकदमे का नाम इंदिरा सहनी और अन्य भी उसमें जो अलग अलग मुकदमे दायर किए गए थे सभी को एक साथ में जोड़ा गया और इंदिरा सहनी के नाम से इस मुकदमे को दायर किया गया बनाम सरकार के माध्यम से, अर्थात सरकार पे मुकदमा किया गया और इस मुकदमे के नाम से यह मुकदमा प्रसिद्ध हुआ। लेकिन होना क्या था कि वरिष्ठ न्यायाधीशों के माध्यम से इस विवाद की सुनवाई भी की गई। जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे उन लोग के माध्यम से इसकी सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान कहा जाता है, या आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि न्यायालय के बहुमत से इस सरकारी निर्णय को वैध ठहराया गया।
न्यायालय का बहुमत जो था, उस बहुमत के माध्यम से सरकारी निर्णय को वैध ठहराया गया, या वैध हुआ, यानी कि इसे सही या जायज से ठहराया गया। लेकिन सरकार जो सरकारी मूल आदेश थे, इस मूल आदेश को एक तरह से कहा जाए तो संशोधित करने के लिए कहा गया कि जो सरकार के आदेश है, इस आदेश में थोड़ा सा संशोधन करने की भी जरूरत है। सरकार इसमें संशोधित करें, क्योंकि भले ही जायज है लेकिन इसमें जो त्रुटियां हैं, इस त्रुटियां को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो संशोधित करने का बात कहा गया, और जब संशोधित करने के बात आया तो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, संभ्रांत लोग थे, यानी संभ्रांत लोगों को, आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने का काम किया गया, जिसमें क्रीमी लेयर का बात मैंने पीछे जिक्र किया हुआ था। एक क्रीमी लेयर को माध्यम बनाया गया, और क्रीमी लेयर के माध्यम से यह देखा गया कि जो भी वहाँ इस भारतवर्ष के जो संपन्न व्यक्ति हैं, संपन्न लोग हैं, अगर वे भी इस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले वो क्रीमी लेयर बनाए, अर्थात वे आर्थिक रूप से यह दर्शाएं कि यदि वे संपन्न नहीं है तो ही आरक्षण दिया जाएगा, अगर वे संपन्न है तो वे आरक्षण के भागी नहीं होंगे, आरक्षण उनको नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप जो 8 दिसंबर 1993 ईस्वी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से यह अंतिम निर्णय दिया गया। 8 दिसंबर 1993 ईस्वी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया, और यह सरकारी निर्णय के रूप में लागू हो गया। और यह निर्णय आज तक हमारे संविधान के जो नियमावली है, उस नियमावली के रूप में है। तो ये सारी बातों के माध्यम से आपने यहां जाना कि नीतिगत निर्णय के जो विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो नीतिगत निर्णय है, सरकारी नीतिगत निर्णय लेने, यानी किसी व्यक्ति निर्णय के रूप में हम नहीं कह सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय होता है। इस क्रम में कई संस्थाओं और जो संस्थाएं होती है, संस्थाओं की सहभागिता एक साथ संलग्न होती है, और इस एक साथ संलग्न होने की स्थिति को अलग अलग स्थितियों में हम यहाँ विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का इसमें दायित्व होता है, राष्ट्रपति का इसमें योगदान होता है। तो राष्ट्रपति के रूप में देखेंगे कि राष्ट्रपति, जैसा कि नाम सुनने से ही आप जान जाते हैं, आप स्पष्ट कर लेते हैं कि वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का मतलब वो राष्ट्र का अध्यक्ष है। तो राष्ट्रपति शब्द से ही आपको पता चल गया कि वो राष्ट्र का अध्यक्ष है, वह देश का औपचारिक प्रधान होता है। और संसद के समक्ष अगर आप देखेंगे तो संसद के समक्ष अपने अभिभाषण में उन्होंने सरकार की मंशा को व्यक्त भी किया था। और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से को देखेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वह सरकार का प्रमुख होता है, और सरकार की तरफ से व्यवहार के जो समस्त एक तरह से शक्तियों का उपयोग होता है, या उपयोग करने का कार्य करता है। वो अधिकांश रूप से निर्णय लेना, और निर्णय के साथ यहाँ जो मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्रिमंडल की को बैठक का समय भी वो लेता है, मंत्रिमंडल के बैठक का वो माध्यम भी होता है। पुनः आप देखेंगे यहाँ संसद की स्थिति को, तो संसद होते हैं, तो संसद में भी इसके 2 सदन होते हैं। और 2 सदन में जैसे आप यहाँ जिक्र में देखेंगे कि एक सदन आपका लोकसभा का होता है, और दूसरा सदन आपका राज्यसभा का होता है। इसका भी आगे के सीरीज में हम अलग अलग जिक्र करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का क्या अपना कार्य होता है, क्या उनका अधिकार होता है, सारी चीजों का जिक्र मिलेगा आपको। लेकिन ये 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा सदन होता है, दूसरा राज्यसभा सदन होता है। प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा के बहुमत का समर्थन यहाँ आवश्यक हो जाता है, और पुनः समस्त नीतिगत निर्णय जो होते हैं वह संसद का अनुमोदन यहाँ आवश्यक रहता है। तो पुनः 13 अगस्त 1990 को संयुक्त सचिव OM पिल्ले के द्वारा, आप नाम याद रखेंगे OM पिल्ले, इसका नाम OM नंबर इसलिए रखा गया क्योंकि OM पिल्ले हुआ करते थे। OM पिल्ले ये महत्वपूर्ण नाम है। OM पिल्ले द्वारा जारी अधिसूचना, जो अधिसूचना को जारी किया गया OM पिल्ले के माध्यम से ही जारी किया गया था। तो इस अधिसूचना को उपभोक्त यहाँ जो उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा जारी किया गया, या उपरोक्त प्रक्रिया के बाद जारी किया गया था, विवाद उत्पन्न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रक्रिया में सम्मिलित भले ही होना पड़ा। इस प्रकार निर्णय लेने के सभी जो राजनीतिक
संस्थाएं थी, सभी राजनीतिक संस्थाएं इसमें सम्मिलित थी। और इस क्रम में एक दूसरा प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि इस प्रकार की जो सरकारी संस्थाएं होती है अथवा संरचना क्यों आवश्यक होता है। तो इसके बाद इन सारे बातों का फिर हम अगले सीरीज में जिक्र करेंगे। आप इस पे लगे रहें और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड होते जाएगा नेक्स्ट वाला, उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और आप आसानी से इसको समझते जाएंगे। और आज हम बस इतना ही पे अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।